हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। ठंड थोड़ी कम हो रही है। सुबह के 8:42 हो चुके हैं और हम अपने सफ़र पे निकल चुके हैं। बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ क्योंकि थोड़े दिन बीमार था, तो बिल्कुल भी टाइम और हिम्मत नहीं लगी मुझे। पर अब मैं बिल्कुल फिट एंड फ्रेश हूँ, तो आई होप सो जितने दिन आप लोगों ने मुझे मिस करा है उसको मैं कॉम्पनसेट कर पाऊँ। दिल्ली में इलेक्शंस हो चुके हैं। कल वोटिंग हुई है 5 फरवरी को। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग चली है। तो आप सभी के एरिया में अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े हुए होंगे। तो आई होप सो आप सब ने जाके वोट ज़रूर करा होगा कि अपनी दिल्ली के बेटरमेंट के लिए कौन से लोग बढ़िया हैं। सभी पार्टीज़ के, कुछ निर्दलीय हुए, कुछ आम आदमी के हुए, कुछ कांग्रेस के हुए, कुछ बीजेपी के हुए। तो इट वाज अ गुड डे भाई। हमारे यहाँ तो काफ़ी कम लोगों ने टर्न आउट किया, बट ठीक है, वोटिंग हैपेंड। तो जी 8 फरवरी को तो रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं इस बार केजरीवाल जी बनते हैं या नहीं बनते हैं, या बीजेपी से कौन आता है या कांग्रेस से कौन आता है। सीएम कैंडिडेट तो पता नहीं इनका कौन है। यार इस टॉपिक पे ना मुझे आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हमारे इंडिया में ना एक चीज़ बहुत फेमस है कि फेस वैल्यू पे वोट दिए जाते हैं। हम अपने रीजनल एरियाज में नहीं देख रहे होते कि हमारे लिए कौन काम करेगा या नहीं करेगा या क्या है, लेकिन फेस वैल्यू पे वोट दिए जाते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल केजरीवाल ले लीजिए, राहुल गांधी, और टेकिन मोदी जी। अब समझिए मोदी जी पीएम है, तो हम रीजनल वैल्यू पे नहीं देखते कि मोदी जी के जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे वो हमारे लिए है, हम उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं या क्या हिसाब है, लेकिन हम वोट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ऐसा हमें स्ट्रॉन्ग लीडर देते हैं। बिल्कुल वो चीज़ बिल्कुल ठीक है कि हाँ मोदी जी ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर, लेकिन बनाने वाले संविधान ने कभी, जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने ऐसा नहीं बनाया कि क्या कहते हैं कि आपको जाके सीधा लीडर को बेसिस पे वोट देना है। बनाने वाले ने कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे ही बनाया कि आप अपने रीजनल एरिया में देखिए कौन सा एरिया आपका एमपी या एमएलए है जो आपके काम आता है, काम करते हैं, या कोई एक्टिव है, आपसे मिलने को राजी है। ठीक है, तो आप बस अपने रीजनल एरिया को देखिए और आपका जो कैंडिडेट है आप उसको चूज करिए। बाकी भूल जाइए पीएम सीएम ये सब, कैबिनेट पूबिनेट, किसका कौन क्या होगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने एरिया में देखिए, क्या ये जो बंदा है मैं इसके पास जाऊंगा ये अवेलेबल है, क्या ये बंदा जो मैं इसके पास जाऊंगा ये मेरे काम करके देगा, क्या हमारे रीजन की जो दिक्कतें हैं, बिजली पानी ये सब सुविधाएं, ये सब करके देगा। तो आप इस बिहाफ पे वोट करिए। पीएम सीएम ये सब जो बनना होगा ये सब पार्लियामेंट वगैरह में तय होगा, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज में तय होगा। तो हमें सिर्फ अपने ना रीजनल एरिया को देखना चाहिए, क्योंकि संविधान में बनाया गया है कि आप अपने एरिया के वहां के चुन के दे दो। बाकी पीएम सीएम बनना है नहीं बनना ये सब आपस में लड़ेंगे वहां पे, स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट या फिर कहीं लो। ये चीज है। एट द सेम टाइम ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग लीडर हो, बट लीडरशिप ऐसे तय नहीं होती। लीडरशिप बहुत चीज़ों से तय होती है कि आप वहाँ जाके कैसे लोगों को मना पा रहे हैं, उनसे काम करवा पा रहे हैं, आप अपनी पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अपने बातों को रख पा रहे हैं। बहुत इसके तर्क होते हैं, लेकिन पहले किसी को देखकर और आप अपना वोट कास्ट कर दे, ये थोड़ी बेवकूफ़ी है मेरी मानना है। आपको सिर्फ अपने एरिया से मतलब होना चाहिए कि हाँ भाई ये काम करके देगा बंदा। क्योंकि एट लास्ट क्या है, मोदी जी अगर पीएम बने हुए हैं, ठीक है, तो आप मोदी जी के पास डायरेक्ट नहीं जाएंगे कि मोदी जी मेरे एरिया में पानी नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। मोदी जी कहेंगे कि जी आपके एरिया में जो मैंने एक प्रत्याशी खड़ा करके दिया था आप उसको बोलिए, वो पहले काम करेगा। इफ ही इज नॉट डूइंग देन कम अप टू मी। बट पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आपको उसी से हुआ ना। तो मैं यही आपको कह रहा हूँ, आपको अपने एरिया से देखना चाहिए कि ये मेरे लायक है कैंडिडेट या नहीं है, या जो भी हिसाब है नहीं है। अगर आपको कैंडिडेट लायक है तो बेटर है नोटा दबाओ।
आपके नोटा बटन को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही गहराई से लेता है। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, और इस चीज़ को आजकल पार्टीज भी बहुत संज्ञान में ले रही हैं। सपोजिंगली उन्होंने अपने यहाँ से बहुत ही एक पावरफुल कैंडिडेट खड़ा करा है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोगों ने नोटा दबाया, तो इट मीन्स वो वहाँ सेंटिमेंट है कि लोग नहीं चाहते ऐसे कैंडिडेट खड़े हो। दे वांट पावरफुल की जगह जो अप्रोचेबल कैंडिडेट हो वो खड़ा हो, जो लोगों की सुने, काम करे और ऐसा सब। तो चीज़ें और डायनामिक्स आपको लोगों को थोड़ी समझनी पड़ेगी कि हाँ बिल्कुल फेस वैल्यू से जो टॉप मोस्ट लीडर की हायरार्की पे है, जो सबसे टॉप पे है, पीएम हो, सीएम हो, जो भी है, आपको उसको नहीं देखना है। आपको देखना है मेरे एरिया में क्या हो रहा है, मेरे लिए कौन काम करेगा। इनके मैनिफेस्टो पढ़िए कि क्या ये लोगों को वादे कर रहे हैं, कितना है। अगर कोई पार्टी पिछले 5 साल थी, आप उसका कंपैरिजन करिए कि क्या उसने जितना 5 साल में पहले बोला गया था, क्या उतना हुआ है, क्या उतना काम आपके लिए हुआ है। तो काफ़ी इन डेप्थ आप चीज़ें देखिए कि मेरे एरिया में अगर इन्होंने ये बात बोली थी कि ये चीज़ें हुई हैं, तो सरकारों को ऐसे टाइम पास मत लीजिए कि हाँ अरे बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए या आम आदमी आ जाए तो बस वोट डालना है, फोटो डाल लिए। नहीं, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए। बिल्कुल गाय भैंसों की तरह जाके वोट मत दे रही है, लेकिन समझदारी से दीजिए कि हाँ मेरे लिए क्या हो रहा है। मैं अगर अब इस देश में छोटी सी छोटी चीज़ के पीछे मैं टैक्स दे रहा हूँ, चाहे मैं कोलगेट से लेकर इस चीज़ पे इनडायरेक्टली मैं बहुत चीज़ों में टैक्स दे रहा हूँ, रोड टैक्स दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, टोल दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ। ये गरीब से गरीब बंदा अगर कुछ सामान खरीद रहा है उस पर भी उसको पता नहीं होगा, लेकिन छोटा मोटा वो टैक्स दे ही रहा है। तो मेरे को क्या मिल रहा है? आप ऐसे मत समझिए कि अरे मैं इनकम नहीं भरता तो मैं क्या टैक्स भर रहा हूँ। आप बाजार से कुछ भी सामान लीजिए, कुछ भी, मैं कह रहा हूँ, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर थोड़ा बहुत टैक्स भर रहे हैं। तो आप भी इस प्रक्रिया में लायबल है कि हाँ कि अगर वोट देने का समय आएगा तो मैं पढ़ लिख के थोड़ा वोट दूंगा कि हाँ इस प्रत्याशी ने मेरे लिए कहा है, करा है, ये हमारे इलाके में। आपको सिर्फ अपने इलाके के बारे में पता होना चाहिए, बस। आपको ये नहीं लेना देना कि वहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ से कौन खड़ा है। आपको सिर्फ अपने एरिया के बारे में ही पता होना ज़रूरी है। समझे बात? हाँ जी। तो ये तो हुई बात कि हमने आपके रीजनल कैंडिडेट्स को देखने के लिए बोला है कि हाँ आपके रीजन में क्या है। और ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। मुझे हमेशा से लगता था, लोगों को शायद, मेरे को जो लगता था कि लोग हमेशा ना फेस वैल्यू पे थे, अरे मोदी जी खड़े हो गए तो ठीक है जी हमने बीजेपी को वोट दे दिया। लेकिन आपके यहाँ कौन खड़ा आपको पता ही नहीं है। हमने वोट किसको दिए? मोदी जी को। अरे बिल्कुल बढ़िया। लेकिन जब काम कराने की बारी आएगी तो आपको जाना उसी के पास पड़ेगा जी, हमारा लोकल एमएलए या एमपी कौन है। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात थी। अब मैं एक बात और इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं दिल्ली में, किन किन चीज़ों पे केजरीवाल काम कर सकता है। देखिए, इसका प्रावधान ना बिल्कुल दिया गया साफ साफ स्पष्टों में कि दिल्ली के पास पानी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स हैं जिन पे दिल्ली गवर्नमेंट काम करेगी, और इनकी भी मंजूरी इनको गवर्नर से लेनी पड़ेगी। इन पे काम कर सकती हैं, ये ज़रूर है। दिल्ली में इलेक्शंस होते हैं, ये सब है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, और पूरे इंडिया में दिल्ली और पौंडीचेरी के अलावा ऐसा कोई नहीं है यूनियन टेरिटरी में जिसका अपना सीएम हो और उसकी असेंबली हो। और इनके ऊपर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जिसके एक्शन के बिना दिल्ली में कोई रूल पास नहीं हो सकता। सेम स्ट्रक्चर जो सेंटर में होता है, जैसे पीएम साहब हैं, उनकी असेंबली है, सब है, और बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के कोई रूल और लॉ पास नहीं हो सकता। तो एक बहुत बढ़िया ढांचा बनाया गया है दिल्ली के लिए, ज़रूर कहा गया। इसलिए हम देखते हैं कभी केजरीवाल कभी जी चीखते रहते हैं, हमें पुलिस दो, हम फिर बता देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन पुलिस जैसी चीज़ उनके अंडर आती ही नहीं है। पुलिस एमएचए के अंडर आती है और एमएचए सेंटर के अंडर आता है।
तो ये गाइडिंग है कि हाँ दिल्ली में कुछ भी हो, पुलिस रिलेटेड मैटर, ये सब अमित शाह जी के अंडर आते हैं। तो दिल्ली एक बिल्कुल पूर्ण राज्य भी नहीं है कि हाँ सीएम होने के बावजूद, लोगों को इलेक्टेड होने के बावजूद सीएम हमारा बिल्कुल नायक की तरह, अनिल कपूर की तरह सब काम तहस नहस कर दे दिल्ली में, मैं ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा, ऐसा वैसा नहीं। कुछ चीज़ें सेंटर के पास है, कुछ चीज़ें ये हैं। हाँ ये ज़रूर है, पहले और अब की पार्टियां ज़रूर स्टेटहुड मांगती हैं कि हाँ कि स्टेटहुड मिले, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ताकि जो सीएम इलेक्ट हो रहा है, लोगों के प्रत्याशी चुने जा रहे हैं, उस पर काम हो। लेकिन उसके लिए भी एक बिल चाहिए, बिल पास होगा, वो फिर पार्लियामेंट में आएगा, फिर वो पास होगा, राष्ट्रपति जी का वो असेंट लगेगा, वो तभी हो सकता है। लेकिन थोड़ा मुश्किल है। पहले क्या बोलूँगा, पहले भी सरकारों ने, शीला दीक्षित के टाइम पे भी ऐसे था, और पहले भी खुराना साहब की जब बीजेपी की सरकार थी तब भी ये सब मांगा गया है, लेकिन हुआ नहीं है। अभी भी केजरीवाल वगैरह ये सब लोग चीज़ें मांगते हैं, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन आई बिलीव अगर सेंटर में और स्टेट में दोनों में, दिल्ली में भी, सेंटर में जैसे अभी बीजेपी और दिल्ली में भी बीजेपी आए, और अगर इस राय को बोला जाए या आगे फॉरवर्ड करा जाए और इस पे काम हो, तो मुझे लगता है कि आसानी से स्टेटहुड का दर्जा मिल सकता है और सीएम को थोड़ी पावर्स दी जा सकती है। ये तो अमेंडमेंट पे है, किस हिसाब से वो करते हैं, काम बोलते हैं, इस चीज़ पे है। तो काफ़ी बढ़िया प्रोविजन है। मेरे को तो संविधान पढ़ना वढ़ना ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आपको समझ आती है, नॉलेज आती है, अरे बाप रे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये कर देना कि क्या किया है क्या नहीं किया है, ये सब आप देखिए उसके पास क्या क्या सब्जेक्ट है। दिल्ली जैसी चीज़ में थोड़ा दिमाग लगा के समझना पड़ता है कि एक सीएम कैंडिडेट के पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उस दायरे में उसने सारे काम करे हैं। ये चीज़ तो इसके पास थी, या इसमें काम कर पाया है या नहीं कर पाया है। तो आपको ये चीज़ें बहुत ना गहराई से देखनी पड़ती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हमने डिस्कस करा, बहुत दिनों से मैंने ऐसी बात करी नहीं थी, लेकिन मज़ा आया। अब हम 8 तारीख का वेट करेंगे, जो जीतेगा वही सिकंदर, बाकी ऑपोजिशन में रह के 5 साल तू मैं करेंगे। कॉमेडी शो है और क्या। चलिए, बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके बहुत दिनों बाद, मज़ा आएगा। 8 तारीख का वेट करते हैं। आई होप बेटर पार्टी जीते और लोगों की भलाई के लिए काम करे और आगे मूव करे। चलिए, देश को आगे बढ़ाइए, अपने काम करिए, काम में मन लगाइए, माँ बाप का नाम रोशन करिए और भगवान के आगे सर झुकाइए। शब्बा खैर, खुश रहिए सब और हेल्दी रहिए। टेक केयर, बाय बाय।